राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हीरा टाइम्स बोलती खबरों के विशेष बुलेटिन खास मुलाकात के दूसरे एपिसोड में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राजीव सिंघल जी पेशे से तो आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको बचाने की सलाह देते हैं, पर इनके मन में हर समय समाज सेवा ही का जो कीड़ा है वो कुलबुलाता रहता है और ये सोचते रहते हैं कि कैसे समाज के वो किसी काम आ सके। इसी सोच के साथ उन्होंने रोटरी क्लब को ज्वाइन किया और रोटरी का जो डिस्ट्रिक्ट है 3100 उसके इस समय गवर्नर हैं। मैं राजीव सिंघल जी से ही पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ साथ ये विचार कैसे मन में आया कि सोशल सर्विस की जाए और वो भी रोटरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ। असल में ये प्रेरणा मेरे पिताजी से शुरू हुई। वो खुद बहुत डिवोटेड थे और रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे फिलैंथ्रोपी बेसिस पे बहुत काम करते थे, तो उनको मैं निरंतर देखता था और उसी तरह से जैसे कहते हैं ना कि घर में ही चरित्र बनता है, तो मेरा जो भी कुछ मैं आज हूँ उन्हीं की वजह से है। वो मुझे बना के गए और उन्होंने ही मेरा रोटरी क्लब खुलवाया था सन 96 में, जिसका मैं चार्टर अध्यक्ष रोटरी में बना था और 27 मेंबर मेरे साथ उस समय बने थे। तभी से मैं निरंतर लोगों के सुख दुख में साथ ही रहता हूँ और जहाँ मौका लगता है किसी चीज़ को और बेहतरी से करने का तो उसकी करने की कोशिश करता हूँ। राजीव जी 1996 पुरानी सदी और नई शताब्दी में हम इस समय रह रहे हैं। एक लंबा सफ़र आपने तय किया है रोटरी के साथ और मुझे ज़्यादा जानकारी तो रोटरी की नहीं है, पर जो बड़ी बातें हैं उसमें जो मुझे याद पड़ रहा है कि पोलियो उन्मूलन का जो अभियान हुआ वो रोटरी ने पूरी दुनिया में चलाया और भारत में उसकी सफलता जो आज हम कोरोना वैक्सीनेशन की रोज़ाना संख्या पढ़ते हैं, इतने वैक्सीन लग गए, ये हो गए। मुझे लगता है कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में जो रोटरी ने कार्य किया था उसने शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और मेरठ की अगर बात करूं तो मुझे याद आता है कि रोटरी ने मेडिकल कॉलेज में एक धर्मशाला या एक आश्रय बनवाया था। तो 96 और आज 2021 इतने लंबे सफ़र में और क्या क्या माइलस्टोन हैं या ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, रोटरी का खुद का जन्म 1905 में अमेरिका में हुआ था। पॉल पी हैरिस एक लॉयर थे जिन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलके इसको शुरू किया था और उनकी सोच ये थी कि इसमें टॉप मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होने चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन किसी भी वोकेशन से हों। और सोच ये भी थी कि जब टॉप लोग होंगे तो निश्चित रूप से आगे का जो अंजाम होगा वो भी बेहतर होगा। इस सोच से उन्होंने बनाया और इसीलिए आज दिन तक भी रोटरी में बाय इनविटेशन मेंबरशिप है, ना कि पर फोर्स या अदरवाइज़ आप चाहें तो आप खुद जाके ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं किसी इकाई में ऐसा हो गया हो या हो रहा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन बाय इनविटेशन ही आपको मेंबरशिप उसमें मिलती है। धीरे धीरे जैसे सब चीज़ चली, आपने सही कहा, पोलियो उन्मूलन में सबसे ज़्यादा ख्याति रोटरी को प्राप्त हुई और आज तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर कोई कार्य किया है रोटरी ने तो वो है भी पोलियो उन्मूलन। आज की तारीख में केवल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में 3 नुमाइंदे अभी बचे हैं जो अभी भी पोलियो ग्रसित हैं और जिनको हम लोग स्वाइप अप ऑपरेशन करके या जिस भी रूप से किसी तरह से मॉप अप ऑपरेशन करके उनको कंटेन करने की कोशिश अभी भी की जा रही है। लेकिन वैसे भारतवर्ष से में सन 2000 में पोलियो उन्मूलन हो गया था, WHO ने रिकग्नाइज़ किया और मैंने खुद 99-2000 तक बहुत काम किया। शुरू में सन 96 से 99-2000 तक हमने पोलियो वर्कशॉप सन 99 में की थी, जिसकी वजह से पूरे यूपी में बहुत बड़ा काम उस समय हुआ था और उसकी बदौलत अल्टीमेटली मैं सक्सेसफुल भी रहा था। 26 जनवरी सन 2000 में विश्व का पहला टैब्लियो रोटरी को लेके, पोलियो उन्मूलन को लेके, जो 26 जनवरी में चला था और बना था। उसके लिए, उस अचीवमेंट के लिए मुझे नेशनल पोलियो प्लस कमेटी ने भी ऑनर किया था
और उस समय हमने 65,000 बच्चों की एक पोलियो उन्मूलन हेतु चेन बनाई थी, जिसमें न जाने कितने स्कूलों में जाके हमने कैसे कैसे करके उसको किया था। और वहीं से जैसे जैसे इसकी सक्सेस होती रही, जैसे जैसे हम लोगों से जुड़ते रहे, वहीं से हमें और आयाम मिलते रहे और प्रेरणा मिलती रही लोगों के साथ जुड़ने की, लोगों के प्रति काम करने की। और जब किसी के बच्चे को पोलियो के ऑपरेशन के बाद या किसी चीज़ के बाद उसको सहयोग मिलता था या उसका बच्चा ठीक होता था, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी वो देखने लायक होती थी। और उसी वजह से हमें और प्रेरणा रही और निरंतर तब से हम लोग कुछ ना कुछ, किसी न किसी छोटे बड़े रूप में कार्य करते आ रहे हैं। इस समय भी मैं रोटरी से हटके एक ब्लाइंड स्कूल चलाता हूँ 30 बच्चों का, जिसमें मेरे साथ अन्य सहयोगी भी हैं। और मेरे फादर ने शुरू किया था वो 2 बच्चों से। आज की तारीख में उसकी एक बिल्डिंग बाकायदा बन के तैयार हो रही है और शायद अगले महीने तक हमें हैंडओवर हो जाएगी। इसमें हमारे पास टोटली फ्री स्कूल वो रन होता है, रेजिडेंशियल स्कूल है, और आज हमारे पास 30 बच्चे उसमें हैं। राजीव जी, जो आपने 2 बातें इसमें से मुझे एक खबर की तरह लगी, जो आपने बताया कि 26 जनवरी की परेड में पहली बार झांकी के रूप में पोलियो उन्मूलन की झांकी निकली थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको जाता है। और मेरठ के रहने वाले अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया था तो ये मेरठ के लिए भी गर्व की बात है। दूसरी बात अभी आपने बताई ब्लाइंड स्कूल वाली, तो ये दर्शकों से हम साझा करना चाहेंगे, ये कहाँ पर है, कहाँ पर आप बना रहे हैं, और इसमें अगर किसी को आना हो या प्रवेश लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? अभी तक कोविड-19 शुरू होने से पहले तक तो ये स्कूल ओपन था, आजकल क्लोज्ड है, लेकिन ये चलता है जागृति विहार में 146/7 इसका एड्रेस है। वहाँ बाकायदा पिछले 10 साल से ये कार्यरत है और काम चल रहा है। नई बिल्डिंग जो हमने बनाई है वो PFC के CSR फंड से हमें सहयोग मिला था। NBCC उसको बना रहा है और वो यहाँ लोहिया नगर में बनाई जा रही है। 5 मंजिला बिल्डिंग है, जिसको MDA ने भी और सारी अथॉरिटीज़ ने भी उसको विज़िट किया, सब चेक किया, कहीं कोई चीज़ गलत नहीं पाई गई। और अब फाइनली अब वो हमें हैंडओवर होने की तरफ है। और जैसे ही हमें परमिशन मिलती है स्कूल को खोलने की, तो बच्चे तुरंत उसमें आ जाएंगे। कभी भी आप आएँ, किसी भी समय आपका स्वागत है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई राजीव जी, और मेरठ वालों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। दूसरे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने बातें बताई कि बहुत से स्कूलों में गए, सब जगह गए और इतना काम किया, कुछ जब हम कोई भी काम करते हैं और इतना लंबा सफ़र होता है तो कुछ अच्छी यादें होती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कभी कभी ख़राब अनुभव भी मिलते हैं। तो ऐसा कोई बहुत अच्छा सा अनुभव और एक कोई ख़राब जो आपको लगा हो कि समाज में क्या हो रहा है, अगर आपको याद होता हो तो ऐसे कोई 2 अनुभव साझा करें हमारे दर्शकों से। मेरी याद में मेरे साथ कोई भी ख़राब वाक़ा नहीं आया, लेकिन हाँ अच्छा ज़रूर रहा। और कुछ चीज़ मुझे कभी कभी ख़राब लगी, वो आपसे शेयर कर सकता हूँ। जी प्लीज़। अच्छी स्थिति तो ये लगती थी कि जिस स्कूल में जहाँ भी हम ज़रूरतमंद के लोग हैं उनके बीच जाते थे। मेरठ में बांग्लादेशी बहुत ट्राइब्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं हमेशा, उनके पास काम नहीं होता, लेकिन उनके बीच जब हम जाके पोलियो का काम करते थे या उनके बीच मेडिकल कैंप्स लगाते थे, तो लगता था वाकई शायद हम लोगों को अच्छा खाने का हक़ नहीं है। ये एक महसूस होता था कि इतने साल आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमारे बीच ऐसी शख्सियतें हैं जिनके लिए खाना, 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं जिनको है, जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, और फिर वो कूड़ा बीनने के बच्चों के साथ में हो रहा है, तो ये बहुत कष्टप्रद होता था। लेकिन साथ ही साथ जब जिन बच्चों को हम गांव के क्षेत्र में या सबर्बन एरियाज़ में जब स्कूलों में जाते थे, वहाँ पर टाट पट्टी मुश्किल से मिलती थी देखने को कि उन पर बच्चे को सर्दी गर्मी में बैठते हैं। कई बच्चे कहते थे अंकल हमें ठंड लगती है सर्दियों में। तो वाकई एक अपने अंदर से आवाज़ आती थी कि एक ऐसी विडम्बना है कि हम लोग सूट बूटेड वहाँ पहुँचे हैं और उन बच्चों को भी एक टाट पट्टी के ऊपर अवेलेबिलिटी है स्कूल में पढ़ाई करने की। तो हमने बहुत कोशिश की उसके बाद कि हम ज़्यादातर स्कूलों को बेंच या चेयर्स या जो भी दें, जितनी हम सामर्थ्य थी हमारी, हमने किया, निरंतर करते आ रहे हैं तब से। उसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स भी किए या लर्निंग प्रोजेक्ट्स, जैसे जैसे कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ी, कंप्यूटर का चलन बढ़ा, तो उसके साथ हमने बहुत सारे स्कूलों में
ई प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। रोटरी में तमाम साल ई प्रोजेक्ट्स लगते रहे, लेकिन अब जब मैं जाता हूँ, उनमें विज़िट करता हूँ, तो बहुत जगह जाके बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस होता है कि वो ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? ज़्यादातर सरकारी स्कूल हैं, तो उसमें पता लगा कि कंप्यूटर टीचर जो था वो एक ही मात्र था, बड़ी मुश्किल से आया था, और वो ट्रांसफ़र कर दिया गया कहीं और, उसकी जगह कोई कंप्यूटर टीचर नहीं आया। नतीजा क्या हुआ? हमारे जो भी पैसे हमने लगाए थे और जिस सोच से लगाए थे, वो बच्चे उस सोच से, उस फैसिलिटी से महरूम रह रहे। दूसरी जगह जहाँ टीचर भी है, सब कुछ है, लेकिन बैटरी डाई आउट हो गई 1.5-2 साल में। उस स्कूल के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि, या इतनी भी ग्रांट नहीं आती है कि वो उस बैटरी को पुनः उसको जीवित रख सकें या नई बैटरी ले सकें। नतीजा क्या हुआ? वो पूरा प्रोजेक्ट हमारा आज की तारीख में फेलियर की तरफ है। तो ऐसी जगह जाके वाकई मुझे बड़ी अजीब सी एक जागृति होती है कि देखिए सब अच्छा काम किया है, लेकिन किसी ने इतने अभाव, छोटे से अभाव के कारण इसका पूरा प्रभाव ही निष्क्रिय हुआ जा रहा है। राजीव जी, आपके बातों में भी दर्द था, और आपने जिस तरह से बताया, जो आपने शुरुआत की थी कि पिताजी की जो मानवतावादी सोच थी, उसी के कारण आप यहाँ आए, और ये इतनी सच्चाई से आपने अपनी वो चीज़ें भी स्वीकार करी कि ये नहीं आप झूठ कह देते, साफ साफ है सब जगह ई लर्निंग चल रही है। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई वो भी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। मैं जानना चाह रहा हूँ साहब, जो आपका डिस्ट्रिक्ट 3100 है, अगर इसकी हम भौगोलिक बात करें तो ये कितना बड़ा है, कितने क्लब हैं, कोई क्या नए प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, और किस तरह से आप अंतर ला रहे हैं, एक जो कहते हैं ना कि डिफरेंस लाना, हाउ यू आर मेकिंग ए डिफरेंस। डिस्ट्रिक्ट 3100 में हमारे 104 क्लब्स हैं, और ये 10 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, विद पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी। उत्तराखंड में हम श्रीनगर तक, गढ़वाल में श्रीनगर तक हमारा कार्यक्षेत्र है, और इधर पूरी वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, बिजनौर, कोटद्वार, लैंसडाउन, ये सारा इलाका मुरादाबाद तक ये हमारे कार्यक्षेत्र में आता है। बहुत बड़ा। नई शुरुआत की बात करें तो काफ़ी चैलेंज इस समय यहाँ पर है। जो बच्चे नए पैदा होते हैं उनके दिलों में छेद होता है। कम से कम 5 से 6% बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदाइश के बाद ये पता लगता है माँ बाप को कि उनके बच्चे के दिल में छेद है। लेकिन किसी भी वजह से कहिए, कुछ बच्चे तो स्वयं ठीक हो जाते हैं, कुछ को अच्छी डॉक्टरी सलाह मिल जाती है तो उसकी वजह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2-2.5%, 3% तक भी ये आंकड़ा जाता है, जहाँ पर बावजूद सब देख रेख के या लाइत लाली की वजह से कहिए, जो भी वजह कहिए, वो बच्चा बड़े होते होते भी दिल में छेद उसका बना रहता है। तो ये मैं अगले महीने शायद मैं घोषणा करने की स्थिति में आऊँगा कि हम फर्स्ट टाइम ये हार्ट सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इस वेस्टर्न यूपी के 10 ज़िलों को देने जा रहे हैं रोटरी की तरफ से, जहाँ उस बच्चे के इलाज भी फ्री होगा। और हमने ऐसे टाइप्स ओरली हो चुके हैं। हमारे MOU अब इस महीने साइन होने जा रहा है। उस MOU के बाद हम लोग ये घोषणा कर पाएंगे कि बच्चे को कहाँ पहुँचना है, उसके तीमारदार को कहाँ जाना है। और चूँकि बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनकी माँ का साथ रहना, छोटे अवस्था के बच्चे कोई और नहीं संभाल पाता है, उस बच्चे की माँ का साथ रहना आवश्यक है। तो जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, उस तीमारदार की माँ के रूप में जो तीमारदार उसके साथ में रहेगी, उनकी भी व्यवस्था वहीं पर हम करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको दवाई भी जहाँ तक होगी बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे होगी, और जो हमारा बस चल गया तो उसको भी हम फ्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कम से कम उनका ट्रीटमेंट, उनका हार्ट ऑपरेशन, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए करीब आती है, वो हम बिल्कुल फ्री कराने की स्थिति में हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए जो आप पहल करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी और साधुवाद भी। अभी हमारी बात जो आपने ई लर्निंग की थी, अब ये कोरोना कॉल में मुझे यही याद आ रहा है कि आपके पास तो बहुत अच्छी टीम है, अच्छा संगठन है। ई लर्निंग का आपने स्वीकार भी किया कि वो जैसे बैटरी ख़त्म हो गई तो यूज़ नहीं हो पाए या वहाँ टीचर नहीं है, लेकिन मुझे आपकी शख्सियत ऐसी नहीं लगती जो इन बातों से हार मान लेंगे और चुप बैठ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप ये अपने प्रयास छोड़ देंगे।
अभी कोरोना काल में बहुत सी खबरें छप रही हैं और सब छप रहा है कि यही ई लर्निंग की बात थी कि सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं, हकीकत हम भी जानते हैं कि उतना हो नहीं पाया है। तो ये ऐसा ना हो कि जो बच्चे हैं ये कहलाएं बाद में बड़े होकर साहब कोरोना काल के छात्र। तो मैं ये चाहता था कि क्या रोटरी इस तरफ कुछ सोचेगा कि ख़ास तौर पे जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का बच्चा है जो क्लास में गया ही नहीं और अचानक वो 5वीं में पहुंच गया, तो उसकी नींव तो कमज़ोर रह गई। तो क्या रोटरी इसके बारे में सोच रहा है या कुछ करेगा? देखिए, इस ओर मैं इंगित करूंगा सबसे पहले जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फॉर्चुनेटली 116वें साल में चौथे अध्यक्ष हैं जो भारत से बने हैं। ये गौरव की बात है भारत के लिए, हमारे लिए, कि श्री अनिल मेहता जी कलकत्ता को बिलोंग करते हैं और वो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय भार लेने के लिए जब वो अमेरिका जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले वो हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले और मिलने के बाद उनसे वादा किया कि सन 2027 तक रोटरी लिटरेसी के रूप में देश का साथ देगा और यहाँ से साक्षरता, पूर्ण साक्षरता का अभियान 2027 तक चलाएगा, उसी दर्ज पे जैसे हमने पोलियो उन्मूलन का काम किया था। वेरी गुड। मैं चाहूँगा इसमें आप फाउंडेशन लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस करवाएं। जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। जी जी प्लीज़। तो उसमें और 2-3 मुद्दे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से किन्हीं क्षेत्रों में ये भी तय किया कि 10% सरकारी कार्य रोटरी की वर्कफोर्स करेगी। उनमें चाहे ब्रिज बनाना है, चाहे रोड कल्वर्ट्स को ठीक करना है, चाहे वाटर की व्यवस्था करानी है, चाहे चेक डैम्स बनाने हैं, इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स में हम लोग आजकल संलिप्त हैं और ये कोशिश की जा रही है कि 10% जो सरकारी कार्य है वो हम लोग पूर्ण करके दें। उसमें हम सरकार से कोई हेल्प नहीं मांग रहे हैं, कोई हम फाइनेंशियल पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो सब हम अपने आप अपने सूत्रों से इकट्ठा करके और ये सब सेवा दे रहे हैं। दूसरी बात, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन एक हमारा संस्थान रोटरी इंटरनेशनल के अंतर्गत ही बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने खासतौर से मैं अपने मंडल की यदि बात करूं तो 1000 टीचर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग देने की। 32 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। टेक महिंद्रा से हमने टेक्निकल टाइप किया हुआ। टेक महिंद्रा विश्व की उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक कंपनी है जो इस ओर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लिए हुए मानी जाती है, उससे हमारा टाई अप है और हमारे मंडल को उनकी सेवाएं मिल पा रही हैं। अभी तक हमने, जब मैंने कार्यकाल शुरू किया था तो मेरा टारगेट था 1000 टीचर्स को पूरे वर्ष में ट्रेनिंग देने की, लेकिन अभी 3 महीने पूर्ण हुए हैं जिसमें हम 650 टीचर्स की ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर ये सुचारू चलता रहा, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी चली, तो 1000 से तो बहुत ज़्यादा हम कर पाएंगे और निरंतर करते आ रहे हैं। बहुत अच्छे। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस भी क्लब में विजिट कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, उस क्षेत्र को पूर्णतः एजुकेट करता हूँ कि कैसे आपके टीचर्स जुड़ सकते हैं उससे, और वो उनको कोई पैसा खर्चना नहीं होता है। आप किसी भी स्कूल में जाके अगर पूछेंगे, आपका जहाँ बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ा होगा, वहाँ भी पूछेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी टीचर वहाँ कभी भर्ती हुआ था 10 साल 20 साल पहले, उस समय जो पढ़ाई की थी बस वही है, कोई ट्रेनिंग उसके बाद फर्दर नहीं हुई। यूपी के स्कूलों में कुछ सालों से डाइट की ट्रेनिंग आई है, वो भी कुछ टीचर्स ने की, कुछ ने बहाना कर दिया, कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो एक संपूर्ण ट्रेनिंग में नहीं समझता आज की तारीख में है। और इस बात का खुलासा आपको उस बात से मिलेगा, जब ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस आया कोविड-19 के बाद, तो अक्सर उन टीचर्स से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, हम असक्षम हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो आपका जो वक्तव्य था कि जो बच्चे कोविड पीरियड के बच्चे कहलाएंगे, पहली दूसरी क्लास से सीधे 5वीं में आ गए या आए ही नहीं, ऐसा हुआ और ऐसा ना हो आगे, उसके लिए हम इन टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दूसरी एक और चीज़ है कि रोटरी ने, वो मंडल से बाहर की चीज़ है, हमारी RILM जो रोटरी इंटरनेशनल की, रोटरी इंडिया की लिटरेसी मिशन की टीम है, उन्होंने 10+12 तक की पूरी वर्कशीट बना के वीडियोस के माध्यम से PMO को दे चुके हैं हम, अब से 3 महीना पहले। Great. और अब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जब वो खुल के आएंगे तो आप देखेंगे जो पढ़ाई चलेगी वो उसी पाठ्यक्रम से चलेगी जो रोटरी ने वो वीडियोस बना के दिए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारा वो सपना जो आप कह रहे हैं वो भी पूरा होगा। इसके साथ ही साथ एक बात और है, हम एक और हमारी अभियान है जिसमें हम जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं अभी तक किसी भी वजह से, उनको स्कूल भेजने के लिए हम 2500 रुपया पर बच्चा
भी इकट्ठा करते हैं और उसको एक मिशन की तरह हम चला रहे हैं। वो भी रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के तहत हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति 2,500 रुपया एक बच्चे का 1 साल के लिए देता है। तमाम रोटेरियंस हमारे यहाँ देते हैं। पिछले साल करीब 350 बच्चों के लिए हमारे मंडल से व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष अभी ये चालू है और इस समय देखिए कितना हमें सहयोग सब लोगों से मिलता है। वेरी गुड। कोई और संदेश देखना चाहेंगे जो हमारे युवा दर्शक आपका कार्यक्रम और आपसे बातचीत सुन रहे हैं? युवाओं को इस बार हम बहुत अधिकार से, बहुत मान मनोबल से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं में जो क्षमताएं हैं वो अपार हैं और युवाओं की क्षमता से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और मैं समझता हूँ सिस्टम के लिए जब ई लर्निंग, ई प्रोसेसेस की कोई भी बात आती है तो युवा खुद ही सक्षम हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन हमारी रोटेरियंस की है या जो एल्डरली रोटेरियंस हैं, उनमें 90-95% आज भी ई लिटरेट नहीं है। बहुत हुआ तो अपने वो एक एंड्रॉयड फ़ोन से कोई व्हाट्सएप खोल खाल लेते हैं कई बार, लेकिन इससे ऊपर उनकी क्षमताएं नहीं हैं। जो एंड्रॉयड फ़ोन का एक्चुअल यूज़र है वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। धनाढ़ होने के साथ साथ उन्होंने फ़ोन तो ख़रीद लिया, लेकिन अभी भी एक एज बार आ रहा है जिससे वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे युवा हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम रोट्रैक्टर्स, इंट्रैक्टर्स को बहुत इज़्ज़त से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उनको मेंबरशिप भी रोटरी में दी जा रही है इस समय और बहुत कंसेशनल रेट पर हम ला रहे हैं। और लगातार हमारा जोर इस बार है कि हम मैक्सिमम रोट्रैक्टर्स को भी रोटरी में लाएं ताकि ये सपना हमारा पूरा हो सके। राजीव जी, बहुत अच्छी बातचीत और मुझे लगता है आज हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिली जो शायद अब तक उनके लिए आज नई बातें होंगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो आपने नए प्रोजेक्ट सोचे हैं उनमें आपको सफलता मिले और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।